हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए, आज हम इसमें पढ़ेंगे आरंभिक नगर, यानी हमारे आरंभिक नगर कैसे थे, किस प्रकार नगरों का विकास हुआ, या सबसे पहले नगरीय साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा की कहानी, क्योंकि सबसे पहले हमें जो नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है या नगरों का विकास किस सभ्यता में देखने को मिलता है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे, इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। और उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, क्योंकि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता है, तो इसका माना जाता है कि 4700 साल पहले उससे खुदाई के आधार पर पता चला। आगे दिया है कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, जो इस प्रकार के नगर थे। तो देखिए, इन नगरों में कई को 2 या उससे भी ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय इसमें देखा जो पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग इसका छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी जो हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, उनको नगर या दुर्ग की संज्ञा दी। और निचले हिस्से में जो निचला नगर कहा गया, जो निचले हिस्से में थे उनको निचला नगर कहा गया। और दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। और इसकी ईंटों, जिनकी ईंटें थी, इतनी अच्छी व पक्की थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि भी दीवारें खूब मजबूत रहे, यानी उस समय भी जो भी ईंटें मिली वो इतनी मजबूत थी कि उतने सालों तक वो नगर टिके रहे। फिर दिया है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे देखें तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, महान स्नानागार। यानी महान स्नानागार जो उस समय के तालाब मिले हैं, उसको नाम दिया है पुरातत्वविदों ने। वह इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो उस स्नानागार मिले हैं। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था इन्हें, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, जो स्नानागार है उसे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पे स्नान किया करते थे, इसलिए ये क्या स्नानागार जो बनाए गए थे विशेष त्योहार पे या विशेष अवसरों पे ही स्नान करने के लिए। देखिए, दूसरा स्थान इसमें दिया है कि कालीबंगा और लोथल। ये जैसे अन्य नगर थे, तो इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किया जाता था। इन अग्निकुंडों में वो यज्ञ करते थे। फिर दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जो कि उसमें भंडारण के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। देखिए, यहाँ पे ये तथ्य दिया है कि ये जो नगर हैं, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड आदि। इस प्रकार की हमें मुहरें या इस प्रकार की वस्तुएं उससे मिली हैं। आगे देखते हैं। देखिए, इस मानचित्र में ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र में हड़प्पा सभ्यताओं को दर्शाया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के जो उसके नगर या स्थान मिले हैं, जो पाकिस्तान में है और जो भारत में, उन स्थानों को दिखाया गया है। ये देखिए, मोहनजोदड़ो यहाँ पे दिखाया गया है, सुतका कोह, चंदहुदड़ो, गंगेवेरी वाला, यहाँ पे आपको कालीबंगा, राखीगढ़ी दिख जाएगा। फिर ये आपको यहाँ गुजरात में धौलावीरा, सुरकोतदा, ये लोथल,
ये सारे स्थान जो हैं कुछ पाकिस्तान में वर्तमान समय में चले गए हैं। आगे देखिए, ये देखिए ये स्नानागार का चित्र है। ये स्नानागार बनाया गया था जो विशेष अवसरों पे इसमें स्नान करने के लिए बनाया गया था और दोनों तरफ से इसमें उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई हैं उस समय। आगे देखते हैं, आगे दिया है भवन, नाले और सड़कें उस समय कैसी बनाई जाती थी, आइए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ये जो नगर थे, इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। घरों में एक कुएं बनाए जाते थे और अलग अलग स्नानाघर भी बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि जो पानी है वह आसानी से बह सके उसमें। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का जो निर्माण होता था वो योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। योजना बनाकर उनका निर्माण किया जाता, जो घर थे उनसे सटे हुए जो सड़कें थी, जो नाले बनाए जाते थे सुव्यवस्थित रूप से बनाए जाते थे। आगे देखिए वहां का नगरीय जीवन। नगरीय जीवन कैसा था? देखिए जो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें भी मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे और इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी वो भी लिखते थे, यानी लिपिक वो रखा करते थे। इसके अलावा है कि नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी सिर्फ पुरुष नहीं स्त्रियों की भी प्रधानता थी उसमें शिल्पकारों में, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पे तरह तरह की चीजें बनाते होंगे और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने खिलौने भी मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इस प्रकार के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। ये देखिए सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का ये चित्र दिया गया, ये कुएं का, ये जो कुआं है इसका चित्र दिया गया है, जो घरों में वो अपने कुएं खुदवाते थे। ऊपर दिया है कि सबसे ऊपर जो है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं और बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मुहर है। देखिए ये आपका कुआं हो गया और ये दे रहा है कि इसकी सड़कें हैं और ये जो नाले बनाए गए हैं, तो सड़कों को ध्यान में रख के और सड़कों से ही ये नाले बनाते थे, इससे संबंधित इसमें। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा की ये एक मुहर है, ये मुहरें हैं हड़प्पा की। तो इसमें दिया है कि जो मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखे हुए हैं। ये जो चिन्ह लिखे हुए हैं ये एक खास लिपि में लिखे हुए हैं और ये जो मिले हैं इस हमें कहें कि मुहर पे, तो इस उपमहाद्वीप में पाए गए ये जो लेखन, ये प्राचीनतम लेखन का उदाहरण है। इसे अभी तक विद्वानों ने बहुत पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन इसका अभी पता नहीं चल पाया या अभी ये पढ़ा नहीं जा सका है कि इसका अर्थ क्या है, ये जो मुहरों पे जो लिपि में लिखी गई है। आगे देखते हैं नगर और शिल्प यहाँ का। देखिए इसमें दिया है, देखिए नगर और शिल्प में दिया है कि आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविद जो थे उन्होंने ये चीजें वहां मिली हैं, उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इन सारी धातुओं का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में है मनके, बाट और फलक हैं। देखिए यहाँ पे एक पत्थर का चित्र दिया गया ऊपर, इसको पत्थर के बाट दिया गया और इसमें क्या किया गया है, इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें शायद, देखिए जो बाट दिख रहे हैं इसको दिया है कि इन्हें शायद चर्ड पत्थर से बनाया गया था और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। एक कह सकते हैं कि ये मापक या पैमाना है मापने का किसी भी चीज का, जैसे वर्तमान समय में हम मापते हैं तो उस तरह से बनाया गया था।
देखिए आगे दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पे सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। वो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए यहाँ पे दिया है मध्य में, ये मनके दिया है जो पत्थरों से या फिर कुछ धातुओं से उनके आभूषण हैं जो बनाए गए हैं, जो उस समय वो पहनने के लिए उपयोग करते थे। दिया है कि इनमें से कई कार्लिनियर पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए और इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डाल करके माला बनाई जा सके और इन मनकों की माला बना के पहने जा सके। फिर दिया है कि वो बाईं तरफ इसमें दिया है, दाएं तरफ के पत्थर के धारदार फलक हैं और देखिए यहाँ पे ये कढ़ाई किया हुआ वस्त्र इस पहनाए गए इस मूर्ति में, जो इसका वस्त्र है इसमें कितनी डिजाइन बनाई गई है। तो यही है देख, इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, यानी काफी वो शिल्प कला उनकी बहुत अच्छी थी। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, संभावना की जाती है इसकी। वो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। वो पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का यहाँ पे संकेत देती हैं कि हाँ यहाँ पे कपास होता था और फिर कपास का सूत कताई के रूप में उपयोग करते थे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। वो विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, इसके अलग विशेषज्ञ होते थे। मन के चमकाने का कार्य अलग विशेषज्ञ करते थे, या फिर मुहरों पे पच्चीकारी करना, ये सारे विशेषज्ञों का काम है। आगे इसमें हम देखते हैं, देखिए कि हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो इसमें दिया था, ऊपर हम पढ़े हैं कि इसमें जो शिल्प में जुड़े थे महिला और पुरुष दोनों जुड़े हुए थे। आइए देखते हैं फेयंस दिया, ये फेयंस क्या है। देखिए पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। तो फेयंस, तो उस वो फेयंस और उस फेयंस का जो बनाते थे चूर्ण बना के और फिर उसको चमकाते थे, तो उससे ये मन के चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे फेयंस का प्रयोग करके। आगे देखिए दिया है कि कच्चे माल की खोज में क्या हुआ, देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया। फिर धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हो गए हमारे लिए। इनसे फिर कई तरह की क्या करते थे, चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पे देखें तो किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास, ये भी एक तरह से कच्चा माल हो गया वस्त्र उत्पादन के लिए, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। देखिए हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी जो बहुमूल्य धातुएं उसमें मिली हैं या जो पत्थर थे उनका वो अलग देशों से दूर दूर से व्यापार भी करते थे, मंगाते भी थे। फिर है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ वो मिलाई जाने वाली धातु टीन का भी आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से उस समय लोग किया करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करता था, उस समय किया जाता था। देखिए यहाँ पे दिया है कि उस समय के लोग चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इस चित्र में ये देखिए बना के दिखाया गया है कि इस प्रकार का उपकरण बनाया गया था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भारी चीजें थी उनको ले जाने के लिए। आइए हम देखते हैं नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, यानी किस प्रकार का वो भोजन ग्रहण करते थे। दिया है कि लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। नगरीय सभ्यता तो कही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ लोग गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, जो शासक हुआ करते थे, लेखकों, दस्तकारों, क्योंकि उच्च वर्ग के जो लोग उस समय हुआ करते थे वो लोग नगरों में निवास करते थे, तो उनके लिए खाने के सामान देते थे जो किसान व चरवाहे हुआ करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ,
दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए वो हल का प्रयोग एक नई बात थी, वहां पे हल का प्रयोग करते थे जमीन की जुताई के लिए, वो पता चला है। फिर एक हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्या, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलने हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग क्या करते थे, कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पे उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, इस प्रकार से। फिर हड़प्पा के लोग क्या करते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के लिए झुंडों को चारा पानी की तलाश में फिर दूर दूर तक ले जाया जाता था उनको। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। इस प्रकार के उनके उन लोगों की जीवनचर्या थी। और अब जब पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो दोनों से जो भी उन्हें पदार्थ मिलेगा उसको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते थे। तो ये थे उनके खाद्य पदार्थ। आगे देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी जो हमें गुजरात में नगरों के अवशेष मिले हैं हड़प्पा कालीन नगरों के, उसका देखते हैं। देखिए दिया है कि कच्छ के इलाके में खदीर बेत स्थान है के किनारे हमें धौलावीरा नगर बसा था। जो धौलावीरा नगर जो है हड़प्पा कालीन विशेष नगरों में से एक नगर है जो गुजरात में हमें मिला है। और वहां साफ पानी मिलता था, जमीन भी उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने थे। और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ये सारे धौलावीरा नगर की विशेषताएं बता रहा है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। फिर आगे है कि गुजरात की जो खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर जो है एक ऐसे स्थान पे बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी लोथल में बनाया जाता था। इन बहुमूल्य धातुओं से जो भी पदार्थ बनाए जाते थे, तो इस प्रकार का कार्य लोथल में किया जाता था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी, जो गीली मिट्टी पर दबाने से बनी एक उपछाया होती है, उसे मुहर बंदी, तो बहुत सारे मुहरें, मुद्रांकन या मुहर बंदियां भी प्राप्त हुई हैं। देखिए यहाँ दिया है कि लोथल का बंदरगाह का ये चित्र दिया है। यहाँ पे लोथल का यह बहुत बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जिसे लोथल का बंदरगाह भी कहते हैं। बहुत बड़ा तालाब रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। ये है लोथल के बंदरगाह का चित्र दिखाया गया है, उस समय जो बनाया गया था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। और पत्थर के टुकड़े अधबने मनके थे। मनके बनाने वाले उपकरण को तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मनकों को बनाने वाले उपकरण बनाए जाते थे जिनसे मनके बनाए जाते थे। इत्यादि कार्य यहाँ पे हड़प्पा जो लोथल है इसमें होता दिखाई दे रहा है, या उसके अवशेषों से पता चला है कि हाँ इस प्रकार के कार्य होते थे। फिर आगे दिया है कि मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी कैसे होती थी, किस प्रकार से। तो देखिए ये दिया है कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। फिर एक थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पे गीली मिट्टी पोत कर उन पे मुहर लगाई जाती थी, ताकि मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। उस मुहर जो बना रहता था उसको गीली मिट्टी पोत करके उसके मुख पे उसके नीचे उस पे चिन्ह उतर जाएगा उसका। तो इस तरह से मुहरबंदी की जाती थी सामानों को अपने, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कह सकते हैं कि आयात निर्यात व्यापार के लिए उपयोग करते थे। तो अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इतनी विकसित थी उस समय भी। देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है, कि अंत कैसे हुआ, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का अंत हुआ। तो इसके रहस्य में ये बताई गई है कोई चीजें। देखिए दिया है कि लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया।
यहाँ की लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया था, जो पहले यहाँ के लोग किया करते थे। फिर एक मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ की नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा जो मवेशियां थी, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, इसलिए लोग यहाँ के इसको छोड़ छोड़ दिए होंगे। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कुछ कहा जाता है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, कि बाढ़ आने से या चारागाहें खत्म होने से या वहां पे इससे जंगल थे, जंगलों का विकास होने से, ये सारी चीजें होने से तो नगर मतलब समाप्त नहीं होगा, कैसे ये संभव है? क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, तो सारे के सारे नगर एक साथ कैसे समाप्त हो गए? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, आगे देखते हैं। ये दिया है कि आधुनिक पाकिस्तान का जो कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। फिर एक इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ होगा। तो इसके लगभग तो देखिए, इस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता है हमारा, कुछ लोगों ने बाढ़ कारण बताया, तो कुछ ने बताया कि सूखा पड़ा होगा, कुछ ने बाह्य आक्रमणकारियों को बताया, कुछ ने बताया कि चारागाह खत्म हो गए होंगे, फिर लोग वहां का अपने पशुओं को लेकर छोड़ के चले गए होंगे। इस तरह से धीरे धीरे हड़प्पा कालीन सभ्यता का विनाश हो गया, वो नष्ट हो गई। लेकिन इसमें से बिल्कुल प्रमाणित साक्ष्य नहीं है कि हाँ, इस रीजन की वजह से उसका अंत हुआ है। फिर आगे इसके बाद हम दिया कि 1400 साल बाद नए नगरों का विकास फिर प्रारंभ होता है उस पे। तो इसके बारे में हम और आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।